हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है स्कीमा। ठीक है, अब स्कीमा समझने से पहले हमें ज़रूरी है जो जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें 4 वर्ड दिए गए हैं। उन 4 वर्ड का वन बाय वन हम मीनिंग समझेंगे, क्योंकि अगर इन 4 वर्ड्स को हमने इनका मीनिंग और इन्हें अच्छे से समझ लिया तो स्कीमा समझने में हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, आपका सुपर टेट हो। मैं बार बार कह रही हूँ, टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में ये जो 3 प्याजे है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, तो इससे रिलेटेड हम एक एक चीज़ को जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो भी डीपली। सो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड, दैट इज स्कीमा। स्कीमा, सेकंड वर्ड इज एसिमुलेशन, थर्ड वर्ड इज एकोमोडेशन एंड फोर्थ वर्ड इज इक्विलिब्रेशन। अब ये फर्स्ट वर्ड है स्कीमा। स्कीमा, व्हाट्स द मीन्स ऑफ स्कीमा? स्कीमा को क्या कहा गया है? स्कीमा को कहते हैं स्टोर हाउस। स्टोर हाउस मतलब ऐसा जैसे कंप्यूटर में होता है ना, डाटा कलेक्ट करने का एक स्पेस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्कीमा में हम जितना भी हमारी जो सोच समझ है, हमारी जो मेमोरीज़ हैं, इवेंट्स की मेमोरीज़ हैं या किसी भी मेमोरीज़ हो, उन सबको हम कलेक्ट करके रखते हैं स्कीमा में। जो एकदम से हमें क्लिक करता है कि जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं, रिमेंबर आ जाती है, हमें याद हो जाती है, कोई चीज़ समझ याद आ जाती है, समझने की ज़रूरत पड़ती है तो स्कीमा में, क्योंकि वो स्टोर होती रहती है, इसीलिए स्कीमा को स्टोर हाउस कहा है आपके जीन पियाजे ने। ये क्वेश्चन सी टेट 2018 में आया भी था कि स्कीमा को क्या कहा गया था। स्कीमा को कहा जाता है स्टोर हाउस, जिसमें कि हमारी सारी मेमोरीज हर चीज़ से रिलेटेड इसमें ये कलेक्ट रहती हैं सॉरी, इसलिए इसको स्कीमा को स्टोर हाउस कहा गया है। सेकंड वर्ड आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन होता है जब हम किसी वर्ड चीज़ को कॉपी कर ले एज इट इज़, या तो उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर ले, मतलब कॉपी कर ले। ठीक है, कीवर्ड है कॉपी करना या न्यू चीज़ ऐड करना, उसे कहते हैं एसिमिलेशन। थर्ड वर्ड आता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मीन्स होता है किसी भी चीज़ को रीअरेंज करना, मतलब किसी पुरानी चीज़ में कुछ अलग से ऐड करके, जैसे ऐड कर लिया हमने स्कीमा से, ऐड किया एसिमिलेशन से, एसिमिलेशन में हमने ऐड किया, एसिमिलेशन में ऐड करना किया, और एसिमिलेशन में ऐड करके एकोमोडेशन में क्या कर दिया हमने, रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज करके मतलब मॉडिफाई करके कुछ अलग चीज़ बना दी। फिर है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन में क्या होता है? इक्विलिब्रेशन होता है बैलेंस करना। चलिए मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे ने क्या किया, छोटे बच्चे ने फर्स्ट दिन अपने घर के सामने क्या देख लिया, एक डॉग देखा। ठीक है उसने क्या देखा, उसने एक स्कीमा बना ली कि डॉग कैसा होता है। डॉग के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। ठीक है, ये डॉग हो गया। उसने अपनी स्कीमा प्रिपेयर कर ली, बना ली, तैयार कर ली, किसकी? एक डॉग की। ठीक है, अगले दिन क्या हुआ, अब डॉग्स थोड़ी ना होते, और भी चीज़ें होती हैं। अब अगले दिन वो उसने अपनी गली में देखी एक कैट, कैट से मिला छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को क्या लगा, अब उसने देखा 4 पैर थे, 4 पैर बिल्ली के भी होते हैं। उसने देखा एक पूंछ थी, एक पूंछ तो बिल्ली के भी है, तो इसने क्या कहा, ये क्या है, अब उसने कैट को भी क्या कर दिया, कैट को भी उसने डॉग बना दिया। अब वो क्या कह रहा है कि ये भी कुत्ता है और ये भी कुत्ता है। तो इसने क्या किया, इसमें है ना अपनी पुरानी स्कीमा में, जब एसिमिलेशन मतलब एज इट इज किसी भी चीज़ को कॉपी कर लेना। अब उसने जो डॉग की स्कीमा तैयार की थी, प्रिपेयर की थी अपने माइंड में, उसने कैट को देख के वही स्कीमा फिट कर दी कि ये भी कैट है, ये भी डॉग है, और ये तो डॉग था ही, ये भी अब डॉग ही है। अब की एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, जब उस बच्चे को समझाया जाता है कि बेटा ये चीज़ नहीं है, अगर इसके भी भले ही 4 पैर हैं, इसके भी 4 पैर है, इसके भी एक पूंछ है, इसको भी पूंछ है, इसको भी बाल है, इसको भी बाल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी डॉग है। क्यों? बिकॉज बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। तो एकोमोडेशन का मतलब हो गया द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा और क्रिएटिंग अ न्यू वन, बिकॉज न्यू इन्फॉर्मेशन डजेंट फिट द स्कीमा वन ऑलरेडी हैज़। मतलब जो उसकी स्कीमा में जो पहले से ही जो चीज़ ऐड थी इन्फॉर्मेशन में, वो चीज़ दूसरे वाले में फिट नहीं बैठी तो क्या हुआ, एक न्यू स्कीमा क्रिएट हुई। न्यू स्कीमा क्रिएट हुई तो क्या हुआ, रीअरेंज हो गया। अब उसने क्या थी, ये जो डॉग की स्कीमा थी, डॉग की स्कीमा में जो कैट की स्कीमा फिट नहीं बैठ रही थी, इसलिए उसकी न्यू स्कीमा क्रिएट हो गई। वो किसकी हुई? कैट की। तो अब उसके माइंड में दो दो स्कीमा क्रिएट हो चुकी है, एक तो डॉग से रिलेटेड है और एक कैट से रिलेटेड है, जो कि हमारी एकोमोडेशन के अंदर आती है। क्यों एकोमोडेशन में क्यों आ रही है? वो इसलिए आ रही है क्योंकि पुरानी जो स्कीमा थी न्यू स्कीमा में फिट नहीं बैठी, इसीलिए जो हमारी अब एक न्यू स्कीमा हमने क्रिएट कर ली है, क्योंकि पहली स्कीमा के वो इक्वल नहीं है। तो
तो इसने रीअरेंज किया, अब नई स्कीमा बन गई। तो इस बच्चे ने अब समझ लिया कि डॉग अलग होता है, कैट अलग होती है, डॉग का स्कीमा अलग क्रिएट हुआ माइंड में, कैट का स्कीमा अलग क्रिएट हुआ। ठीक है, अब ऐसे ये तो था स्कीमा। अब जब इसने कैट को डॉग समझ लिया था तो क्या हो गया था, ये एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है एज इट इज़ किसी भी बात को एक्सेप्ट कर लेना, कुछ न्यू ऐड करके थोड़ा बहुत, ठीक है, और उसको कॉपी कर लेना। अब ये क्या हुआ, ये जब न्यू स्कीमा क्रिएट हुआ, न्यू स्कीमा क्रिएट होने का मतलब क्या हुआ, एकोमोडेशन, मतलब रीअरेंज हो गया। ठीक है, इक्विलिब्रेशन। अब जीन पियाजे का कहना था कि जो बच्चा है वो अपनी एसिमिलेशन में और एकोमोडेशन में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा, मतलब बैलेंस को बनाने की कोशिश करेगा, और वो सिर्फ एक ही टेक्निक से हो सकता है। वो टेक्निक क्या है, इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन जो होता है वो बैलेंस क्रिएट करता है किसके बीच में, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में, मतलब हमारी पुरानी स्कीमा के बीच में और जो हमारी न्यू स्कीमा, जो पुरानी स्कीमा फिट नहीं बैठी थी न्यू स्कीमा में, और फिर हमने एक न्यू स्कीमा अलग से तैयार की तो उसको, और पुरानी में बैलेंस, अब बैलेंस नहीं होगा तो वो क्या करेगा, फिर से वो कैट को डॉग और डॉग को कैट, दोनों को इक्वली रखेगा। अब दोनों में बैलेंस रखने के लिए क्या चीज़ यूज हुई, इक्विलिब्रेशन। सो सॉरी, अब क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हो गए, फर्स्ट वर्ड इज स्कीमा, स्कीमा दैट इज स्टोर हाउस, सेकेंड इज एसिमिलेशन दैट मीन्स कॉपी, थर्ड इज एकोमोडेशन दैट मीन्स रीअरेंज, एंड इक्विलिब्रेशन दैट मीन्स बैलेंस। तो ये 4 वर्ड थे, अब हमने समझ लिया है। अब हम चलते हैं स्कीमा के मीनिंग की तरफ। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, अगर नहीं आ रही है तो डिसलाइक कर दें, नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड स्कीमा। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं एंड इसके ऑरिजिन पढ़ते हैं। द टर्म स्कीमा वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द 1923 by Jean Piaget, the developmental psychologist. Piaget proposed a schema used as one of its major components, the stage theory of cognitive development. He suggested that the various schemas are applied in the mentally appropriate situations to help people both understand and interpret information. अब इन्होंने क्या किया, जीन पियाजे, द टर्म स्कीमा वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, मतलब जो स्कीमा वर्ड है वो पहली बार इंट्रोड्यूस करा गया, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, जीन पियाजे के द्वारा। कब किया गया, 1923 में। तो द टर्म स्कीमा वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1923 बाय जीन पियाजे, द डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, मतलब विकासात्मक मनोवैज्ञानिक जो कहे जाते हैं जीन पियाजे। कहाँ के थे, स्विट्ज़रलैंड के। तो कहाँ के थे, स्विट्ज़रलैंड के थे। कौन थे, जीन पियाजे थे, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे, जिनके द्वारा ही स्कीमा को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा गया है। कब, 1923 में। तो इसमें से भी हमारे 2-3 क्वेश्चंस निकल गए हैं, जैसे कि कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1923 में फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1923 में, और किसने किया था, जीन पियाजे ने। ठीक है, Piaget proposed a schema used as one of its major components, the stage theory of cognitive development. अब जीन पियाजे ने प्रपोज किया, जीन पियाजे ने कहा कि जो स्कीमा है उसकी जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसमें स्कीमा को एक मेजर कंपोनेंट्स, एक मुख्य अवयव के रूप में यूज़ किया जाना चाहिए। He suggested that the various schemas are applied in the mentally appropriate situations to help people to both understand and interpret information. अब जीन पियाजे का सुझाव क्या है, वो कहते हैं कि जो हमारे वेरियस टाइप के स्कीमाज हैं, अलग अलग टाइप के जो हमारे स्कीमाज हैं, जो कई तरह के हैं, वो सही मानसिक स्थिति में, मतलब सही जब उनकी ज़रूरत होगी, सही मानसिक स्थिति होगी, मतलब हमारा माइंड जब कहेगा कि यहाँ पे ये चीज़ यूज़ होनी चाहिए, तो तब वो सही टाइप में हमारे जो माइंड की अप्रोप्रिएट सिचुएशन होती हैं, तब वो जो वेरियस टाइप की स्कीमाज हैं वो हमारी हेल्प करती हैं किस चीज़ में, बहुत तरीके से, मतलब दोनों तरीके से, किसको, इंफॉर्मेशन को समझने में और इंफॉर्मेशन की व्याख्या करने में। ठीक है, तो ये हमारी स्कीमाज हेल्प करती हैं। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ आपका फिनिश होता है, जिसका मीन्स निकलता है कि स्कीमा पहली बार इंट्रोड्यूस हुई, कब हुई, 1923 में, और किसके द्वारा हुई, जीन पियाजे के द्वारा, जो कि एक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। Piaget proposed a schema used as one of its major components, मतलब जीन पियाजे कहते हैं भाई जो उनकी थ्योरी है उसकी
कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो उसकी 4 स्टेजेस हैं उसमें स्कीमा को भी एक इम्पोर्टेंट अवयव के रूप में, मेजर कंपोनेंट के रूप में यूज़ किया जाना चाहिए। और जो हमारी कई तरह की स्कीमा होती हैं अलग अलग टाइप की, वो हमारी सही मानसिक स्थिति में हमारी हेल्प करती हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को समझने में और उसकी व्याख्या करने में। चलिए अब है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कीमा वॉज लेटर डिस्क्राइब्ड बाय साइकोलॉजिस्ट फ्रेडरिक बार्टलेट conducted experiments in 1932 to test how the schema would have been included in people's memory of event. अब दूसरे साइकोलॉजिस्ट हैं, पहले जीन पियाजे थे जिन्होंने अपने व्यूज़ रखे स्कीमा को लेके, अपनी बात रखी 1923 में। अब इनके बाद में एक और साइकोलॉजिस्ट हुए जो कौन थे, फ्रेडरिक बार्टलेट। उन्होंने इस स्कीमा को दोबारा से डिस्क्राइब किया, किनके बाद, जीन पियाजे के बाद। कब किया, 1932 में। वो किस लिए किया, उन्होंने ये टेस्ट किया स्कीमा पे कि स्कीमा को ये जो हैं ह्यूमन बींग्स हैं, पीपल्स हैं, जो लोग हैं, उनकी जो मेमोरीज है इवेंट्स की, उसमें स्कीमा को कैसे इंक्लूड किया गया है। ये चीज़ जानने के लिए बार्टलेट ने 1932 में स्कीमा को दोबारा से डिस्क्राइब किया, इसको अलग से रिक्रिएट किया, अलग से इसकी डेफिनेशन बताई है। अभी कहते हैं ही सजेस्टेड दैट द स्कीमास हेल्प पीपल इन प्रोसेस एंड रिमेंबर इंफॉर्मेशन। अब ये कहते हैं कि स्कीमा हर तरीके से हेल्प करेगी पीपल्स की, कैसे, किसी भी इंफॉर्मेशन को जानने की प्रक्रिया में, उस इंफॉर्मेशन को याद करने की उसमें, तो इससे स्कीमा हमारी हेल्प करेगी। अब आते हैं हम स्कीमा के एग्जाम्पल पे, क्योंकि जब किसी भी टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है उसका मीनिंग समझना, फिर होता है उसका एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से कोई भी चीज़ एकदम से समझ में आ जाती है, उसको रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं होती। अब है स्कीमा के एग्जाम्पल्स। For example, when a child is young, they may develop a schema for a dog. They know a dog walks on 4 legs, is hairy and has a tail. The child goes to the zoo for the first time and the tiger appears, so that may initially think that the tiger is a dog as well. From the child's point of view, the tiger fits his schema to a dog. अब एक बच्चा है छोटा बच्चा है जिसने फर्स्ट टाइम देखा डॉग को। डॉग कैसा हुआ, वो 4 पैरों पे चल रहा था, बालदार था, मतलब उसके थोड़े बहुत बाल थे और उसके पूंछ भी थी। अब वो जो छोटा सा बच्चा है वो एक दिन गया जू में, ठीक है, चिड़ियाघर में गया। वहाँ उसने क्या देखा, उसने फर्स्ट टाइम उसके सामने एक टाइगर आया। अब टाइगर क्या था, टाइगर भी सेम क्वालिटी रखता था, उसकी भी पूंछ थी, बाल थे, 4 पैरों पर चल रहा था। अब उसने क्या सोचा, जो उसने सोचा बच्चे ने, दैट द टाइगर इज डॉग एज वेल। अभी जैसे मैंने बिल्ली और कुत्ते का एग्जांपल दिया था कि उसने सोच लिया कि कैट भी डॉग ही है, तो इसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी इसने सोचा टाइगर जो है वो भी एक डॉग ही है, वो टाइगर नहीं, वो एक डॉग है। फ्रॉम द चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू द टाइगर फिट्स हिज स्कीमा टू अ डॉग। अब चाइल्ड जो बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू था, अब छोटे बच्चे का जो सोचने का नजरिया था, अब उसे बताया गया कि कुत्ता है, 4 पैर होते हैं, पूंछ होती है, बाल होता है, ये कुत्ता हो गया। अब उसने दूसरे जानवर को देख लिया, उसके भी 4 पैर थे, एक पूंछ थी, बाल थे। अब उसकी क्या गलती, उसने समझ लिया ये भी कुत्ता है, तो उसकी क्या मिस्टेक हुई। तो अब इसने इसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है, उसके स्कीमा में फिट बैठ रहा है, ठीक है। ये होती है हमारी एसिमिलेशन, ठीक है। अब है द चाइल्ड्स पेरेंट्स कैन बी अंडरस्टूड टू बी अ टाइगर अ वाइल्ड एनिमल, इट इज नॉट अ डॉग बिकॉज इट इज नॉट बार्किंग, it does not live in the people's homes and it hunts for its food. After learning the difference between a tiger and a dog, the child will modify its existing dog schema and create a new tiger schema. अभी क्या हुआ, बच्चे के जब मम्मी पापा ने उसे समझाया, उसके पेरेंट्स ने, कि क्या नाम है, टाइगर जो है वो कभी भी डॉग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक टाइगर जो होता है एक वाइल्ड एनिमल होता है, and dog is a domestic animal and tiger is a pet animal. Tiger is a wild animal. कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल, टाइगर एक वाइल्ड एनिमल है, ठीक है, वो जंगली जानवर है। इट इज़ नॉट अ डॉग, वो डॉग कभी नहीं हो सकता क्योंकि वो कभी भौंकेगा नहीं। दूसरी बात क्या नाम है, वो पीपल्स के घर में नहीं रहेगा। चौथी बात क्या है कि वो क्या करता है, अपने खाने के लिए वो शिकार करता है। इट हंट्स फॉर इट्स फूड आफ्टर लर्निंग अ डिफरेंस बिटवीन
a tiger and a dog, the child will modify its existing dog schema and create a new tiger schema. अब क्या हुआ, जब बच्चे ने टाइगर और डॉग के दोनों के बीच में अंतर समझ लिया तो उसने क्या किया, अपनी न्यू स्कीमा बनाई, पुरानी स्कीमा को मॉडिफाई करके न्यू स्कीमा बनाई, और वो न्यू स्कीमा किसकी थी, वो न्यू स्कीमा टाइगर की थी। अब ये क्या था, एजिमिलेशन। एजिमिलेशन का मतलब पुरानी स्कीमा में थोड़ा सा कुछ ऐड करके या कॉपी करके एज इट इज, तो उसको कहते हैं एसिमिलेशन। जैसे इसने डॉग और टाइगर के साथ किया, दोनों को एक समझ लिया। अब यहाँ किया इसने एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब डिफरेंस समझने के बाद इस बच्चे ने क्या किया, एक न्यू स्कीमा क्रिएट की क्योंकि पुरानी स्कीमा में न्यू स्कीमा जो थी फिट नहीं बैठ रही थी, क्योंकि डॉग में टाइगर फिट नहीं बैठ रहा था। अब इसने क्या किया, न्यू स्कीमा क्रिएट की, न्यू स्कीमा थी टाइगर की। तो अब इसने क्या किया, मॉडिफाई किया अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज को। तो ये था एसिमिलेशन और ये एकोमोडेशन। पूरे एक ही एग्जाम्पल में हमने दोनों चीज़ देख ली, तीन चीज़ देख ली। स्कीमा भी देख ली, क्योंकि स्कीमा थी किसकी थी, डॉग की स्कीमा थी। एसिमिलेशन देख ली, एसिमिलेशन कैसे किया, उन्हें दोनों चीज़ों को कॉपी कर दिया उसने, फर्स्ट में सेकंड को, ठीक है, सॉरी सेकंड में फर्स्ट को कॉपी कर दिया। अब थर्ड में इसने एकोमोडेशन कर दिया। इक्विलिब्रेशन का मतलब दोनों में वो बैलेंस बना के रखेगा, पुरानी स्कीमा में और न्यू स्कीमा में। तो ये क्या होगा, ये होगा इक्विलिब्रेशन। तो इसके एक ही एग्जाम्पल में हमें चारों चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा इस स्कीमा कंप्लीट। अब स्कीमा के पार्ट्स पढ़ते हैं। अब जब हमने इसकी वो पढ़ ली, मीनिंग पढ़ लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया, अब हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं। पार्ट्स क्या हैं? Types of schema. There are many kinds of schemas that assist us in understanding the world around us and the people we interact with and even ourselves. Their types of schema include, मतलब अब ये क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ स्कीमा में जो जीन पियाजे ने बोला है, जीन पियाजे ने कहा है कि हमारे चारों तरफ कई तरह की स्कीमा होती हैं जो हमें अपने वर्ल्ड को, अपनी इंफॉर्मेशन को, हर चीज़ को समझने में मदद करती हैं। जैसे जो हमारा चारों तरफ का ये वर्ल्ड है एक तो ये, और जो पीपल है वी इंटरेक्ट विद, मतलब जिनसे हम मिलते जुलते हैं, तो वो इंसान, एंड इवन आवर सेल्फ, मतलब जो हम खुद हैं, हम ये सब भी इस स्कीमा के टाइप्स में इंक्लूड होते हैं। अब वो कैसे होते हैं, अब हम पढ़ लेते हैं। द स्कीमा इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट। स्कीमा को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट स्कीमा, सेकंड इज पर्सन स्कीमा, थर्ड इज सोशल स्कीमा, फोर्थ इज इवेंट स्कीमा, फिफ्थ इज सेल्फ स्कीमा एंड फाइनल सिक्स्थ इज रोल स्कीमा। ये 6 तरह की आपकी स्कीमा है, 6 टाइप की स्कीमा है। अगर आपसे कोई सा भी एग्जाम्पल देके पूछ लिया जाए कि ये कौन सी स्कीमा है, तो आप बता सकते हो। अगर आपको पढ़ रखा होगा, आप सबका मीनिंग पता होगा, सबका मतलब पता होगा, किस स्कीमा का मतलब क्या होता है, तो आप आराम से बता सकते हो कि ये किस टाइप की स्कीमा है। तो इसके टाइप्स भी पता होने ज़रूरी हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई बच्चे तो समझेगा नहीं आपको, आप टीचर बनने जा रहे हो तो बच्चों वाले क्वेश्चन तो करेगा नहीं कि इसका नेम बता दो, कितने टाइप्स की है, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए, आम चीज़ है। अब वो घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, तो घुमा के क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, वो एग्जाम्पल दे देगा पूछ लेगा किस टाइप की स्कीमा यूज़ हुई है, तो आपको स्कीमा के टाइप्स पता होने चाहिए। तो ये इस तरह से इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज object schema which help us understand and interpret inanimate objects, including what different objects are and how they work. For examples, we have a schema for what a door is and how to use it. Our door schema may also include subcategories like sliding doors, screen doors and revolving doors. अभी क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट स्कीमा में हम नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हैं। नॉन लिविंग थिंग होती है निर्जीव वस्तुएं जो सांस नहीं लेती, ठीक है। अब इतना तो सबको पता ही होगा। अब जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनके बारे में उन्हें ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट है उनके बारे में हम पढ़ते हैं, जो हमें ये समझने में मदद करते हैं जो अलग अलग निर्जीव चीज़ होती है, नॉन लिविंग थिंग होती हैं, वो किस किस तरह की होती हैं और वो किस किस तरह से वर्क करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे माइंड में एक डोर की स्कीमा है, डोर एक दरवाजे की स्कीमा है कि वो क्या होता है, उसका यूज़ कैसे होता है, ठीक है। अब यूज़ कैसे हो गया, अब हम इसमें डोर की अलग अलग कैटेगरीज भी, सब कैटेगरीज मतलब उन्हें भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि डोर कई तरह के होते हैं, स्लाइडिंग डोर भी होते हैं, स्क्रीन डोर भी होते हैं और रिवॉल्विंग डोर्स भी होते हैं। तो ऑब्जेक्ट स्कीमा वो होती है जो हमें ये याद दिलाए कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट किस तरीके का होता है
और वो किस तरह से वर्क करता है, ये होती है ऑब्जेक्ट स्कीमा। सो अब है पर्सन स्कीमा, विच are created to help us understand specific people. For instance, one schema for their significance, other will include the way the individual looks, the way they act, what they like and don't like, एंड देयर पर्सनैलिटी ट्रेट्स। अब पर्सन स्कीमा में क्या होता है, पर्सन स्कीमा सिंपल सी चीज़ है कि जब हम किसी भी इंसान को लेकर अपने माइंड में कोई भी स्कीमा क्रिएट कर लेता है, जैसे कि कोई पर्सन है, हमारा बेस्ट फ्रेंड है, वो कैसे हंसता है, कैसे बोलता है, उसे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, या फिर उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स किस तरह के हैं, तो ये सब चीज़ होती है हमारी पर्सन स्कीमा में कलेक्ट होती हैं। ठीक है, तो ये हमें उस स्पेसिफिक पर्सन को पहचानने में हमारी हेल्प करता है। तो ये होती है पर्सन स्कीमा, जब किसी स्पेशल पर्सन की सारी चीज़ें, हम उसका रहना, बात करना, खाना पीना, हर तरीके की चीज़ें हमारे माइंड में फीड होती हैं और उस चीज़ को देखते ही हमें वो आदमी याद आ जाता है। तो ये सब चीज़ होती है पर्सन स्कीमा में। ठीक है, जो स्पेसिफिक पर्सन के मेमोरीज क्रिएट होती हैं और उसे हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, होता है पर्सन स्कीमा। अब आता है सोशल स्कीमा, which help us understand how to behave in the different social situations। अब इसकी पहली लाइन में हमें सही पूरा मीनिंग समझ में आ गया। पूरा मीनिंग क्या है, which help us understand how to behave in the different social situations, मतलब सोशल स्कीमा हमारी हेल्प करता है समाज में हमें अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं किसी के साथ में कोई ट्रेजेडी हो गई है और आप वहाँ जाके सेलिब्रेशन तो करोगे नहीं, सेलिब्रेशन में कोई ट्रेजेडी वाला सीन तो क्रिएट करोगे नहीं। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करना चाहिए, और क्या, कब और कैसे बिहेव करना चाहिए, हमारी सोशल स्कीमा हमें इंडिकेट करती है, ये समझाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, if an individual plan to see a movie, their movie schemas provide them with a general understanding of the type of social situation to expect when they go to the मूवी थिएटर। अब कोई भी इंसान है जब वो मूवी देखने का एक प्लान बनाता है, तो वो मूवी जाने से पहले उसके माइंड में वो चीज़ आ जाती है कि थिएटर में जो थिएटर का सोशल एनवायरनमेंट होता है वो किस तरीके का, और उसे वहाँ पे जाके किस तरीके से बिहेव करना है। ये क्या चीज़ कौन बताता हमें, सोशल स्कीमा। सोशल स्कीमा सोसाइटी से रिलेटेड है, मतलब समाज में हर सिचुएशन में हमें किस तरह का रिएक्ट करना है, किस तरह का बिहेव करना है, ये सब चीज़ें हमें सोशल स्कीमा से पता चलती हैं। ठीक है, अब आती है इवेंट स्कीमा। इवेंट स्कीमा क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्क्रिप्ट। इवेंट स्कीमा को स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन का आंसर ये भी बनता है कि इवेंट स्कीमा, व्हाट्स द अदर नेम ऑफ इवेंट स्कीमा। इवेंट स्कीमा का अदर नेम है स्क्रिप्ट। ठीक है क्योंकि स्क्रिप्ट की तरह चलती है, विच एनकम्पास द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस एंड बिहेवियर्स वन एक्सपेक्ट ड्यूरिंग अ गिवन इवेंट। अब ये क्या होता है, इनमें इसमें चलता है सीक्वेंस। ठीक है, वन बाय वन इंसिडेंट सीक्वेंस के हिसाब से चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन इंडिविजुअल गोज टू सी अ मूवी, दे एंटिसिपेट गोइंग टू द theater, buying their tickets, selecting a seat, silencing their mobile phone, watching the movie and then exiting the theater। अब एक इंसान है जो मूवी देखने जा रहा है, पहले वो क्या करता है, मूवी सेलेक्ट करता है, उसके बाद में वो थिएटर जाता है, थिएटर जाने के बाद में वो टिकट्स वो करता है, बाय करता है, फिर क्या है, एक अपनी सीट पे जाता है, सीट पे जाके फ़ोन साइलेंस करता है, फिर मूवी देखता है, फिर एग्जिट हो जाता है, एग्जिट डोर से वो फिर बाहर आ जाता है। मतलब एक सीक्वेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी चीज़ का एक सीक्वेंस होता है काम करने का, किसी भी जैसे फंक्शन भी है उसका भी एक सीक्वेंस होगा कि पहले हमें ये चीज़ करनी है, फिर ये चीज़ है, फिर बाद में ये चीज़ करनी है। अब ये तो है नहीं कि वो मूवी देखने गया, अब उसने टिकट खरीद लिया और एग्ज़िट हो गया, ये तो नहीं करेगा, या एग्ज़िट डोर से जाएगा, एग्ज़िट डोर से भी तो एंट्री नहीं हो सकती। मतलब सबसे पहले उसे थिएटर में जाके टिकट खरीदने पड़ेंगे, उसके बाद जो उसके टिकट पे नंबर होगा वो उसी सीट पे बैठेगा, उस सीट पर जाएगा, उसके बाद अपने मोबाइल को स्विच ऑन करे साइलेंट करेगा, स्विच ऑफ करेगा, जो उसकी इच्छा है, उसके बाद में वो मूवी देखेगा उसके बाद में तो जाएगा। मतलब हर काम को सीक्वेंस में करना, जैसे हर चैप्टर भी या बुक नंबर भी, कॉपी नंबर भी नंबरिंग के हिसाब से होता है, 1 2 3। अब 3 4 5 तो होंगे नहीं,
तो इसका मतलब ये होता है जो भी चीज़ इवेंचुअली मतलब इवेंट के तरीके से हमारे माइंड में क्रिएट रहती है कि हमें कौन सी चीज़ पहले, फिर उसके बाद में, फिर उसके एंड में करनी है। जैसे मूवी होती है ना, पहले बिगनिंग हुई, क्लाइमैक्स हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद में एंड हुआ, ठीक है। तो इससे होती है इवेंट के हिसाब से कोई काम होना, जैसे कि स्क्रिप्ट में होता है, ठीक है, एक के बाद एक काम आगे पीछे ना होना। तो उसमें हम किस में हमें समझ में आता है, इवेंट स्कीमा में। इवेंट स्कीमा हमें ये याद दिलाती है हमें कौन सा काम पहले करना है, कौन सा उसके बाद करना है, मतलब सीक्वेंस से, ठीक है। जैसे सुबह होती है, सुबह के बाद दोपहर होती है, फिर शाम है, फिर रात होगी। तो एकदम से रात तो होने से रही, सुबह होगी ना सबसे पहले। तो यही चीज़ हमें इवेंट स्कीमा हमारे माइंड में क्रिएट करके रखती है। इवेंट स्कीमा हमें समझाती है कि कौन सा काम सीक्वेंस के हिसाब से कब और कैसे करना है, ठीक है। अब है सेल्फ स्कीमा, विच हेल्प्स अंडरस्टैंड आवर सेल्फ। दे फोकस on what we know about who we are now, who we were in the past and who we could be in the future. सेल्फ स्कीमा अब ये थोड़ा ना सबके बारे में जानना, अपने बारे में भी तो जानना इंपॉर्टेंट है। वो हमें कौन बताता है, वो बताता है सेल्फ स्कीमा। सेल्फ स्कीमा में क्या होता है, सेल्फ स्कीमा हमें अपने बारे में जानने में हेल्प करती है। जैसे कि वो इस बात पर फोकस करती है ये जानने में कि हम क्या हैं, और हम पास्ट में क्या थे, और इन फ्यूचर में हम क्या हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी सेल्फ स्कीमा में रहती हैं, जो हम अपने बारे में अपने माइंड में सोचते हैं, समझते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन रखते हैं, वो सब हमारी होती है सेल्फ स्कीमा में। अब लास्ट आता है हमारा रोल स्कीमा। रोल स्कीमा विच एनकम्पास आवर एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाउ अ पर्सन इन अ स्पेसिफिक रोल विल बिहेव। For example, we expect a waiter to be warm and welcoming, while not all waiters will act that way. Our schema sets our expectation of each waiter will interact with। मतलब रोल स्कीमा में हमें होता है कोई भी विशिष्ट रोल में जो इंसान है उससे हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि वो हमारे साथ में किस तरह से बिहेव करेगा, या वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, एक्ट करेगा। बट ज़रूरी तो नहीं है जो हमारी स्कीमा में है, हमने एक्सपेक्ट किया हुआ है, वो वैसे ही एक्ट करे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी होटल में गए, होटल में जाके हमने सोचा कि जो वेटर है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा वार्म वेलकम करेगा। तो इससे क्या होगा कि हम सभी वेटर से हम ये जो हमें मिलता रहेगा, जिससे हम इंटरेक्ट होते रहेंगे, तो हम सोचेंगे वो सभी हमसे ऐसे बिहेव करेंगे, हमारा वार्म वेलकम करेंगे। बट ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला वैसा ही एक्ट करे जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया हुआ है। तो रोल स्कीमा ऐसे होती है, किसी भी तरह का रोल जो भी कोई इंसान प्ले कर रहा है, किसी भी तरह का रोल है जो एक विशिष्ट रोल है, उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं, अपनी थिंक रखते हैं कि वो इंसान इस तरह से हमारे साथ बिहेव करे, पर ज़रूरी नहीं कि वो वैसा करे या ना करे। तो ये सारी चीज़ें हमारे रोल स्कीमा में होती हैं जो किसी के रोल से एक्सपेक्ट होती हैं, ठीक है। अभी हमारी 6 टाइप की स्कीमा ख़त्म हुई। अब हमने सबसे पहले हमने इसका मीनिंग पढ़ लिया, स्कीमा का मीनिंग, डेफिनेशन, ऑरिजिन पढ़ लिए, फिर हमने इसका स्कीमा का एग्जाम्पल पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ स्कीमा। टाइप्स ऑफ स्कीमा कितने टाइप्स में डिवाइड है स्कीमा। स्कीमा इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट। फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट स्कीमा, सेकंड इज पर्सन स्कीमा, थर्ड इज सोशल स्कीमा, फोर्थ इज इवेंट स्कीमा, फिफ्थ इज सेल्फ स्कीमा एंड फाइनल इज रोल स्कीमा। अभी 6 टाइप की हमारी 6 टाइप की हमारी स्कीमा फिनिश हो चुकी हैं। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बैठता है बस जीन पियाजे में, दैट इज मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बाय जीन पियाजे। जीन पियाजे की थ्योरी होती है जो एक लास्ट थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट की, बस हमारी वो बचती है, उसे हम कवर करेंगे। उसके बाद हम जीन पियाजे पे जो क्वेश्चंस बेस्ड हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, फिर हमारे टॉपिक जीन पियाजे फिनिश हो जाएगा। एट लास्ट वेरी थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली। मेरी वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू, एंड आई होप जितना मैं ट्राई कर रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।